हेलो एवरीवन। आज डेट है 6 जनवरी 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि पूम्पुहार टाउन को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था साहिल रीजन को लेकर के। तो साहिल रीजन को अगर हम मैप में व्यू करें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न एंड नर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट पर एग्जिस्ट करता है साहिल रीजन। ये आपको यहाँ पर लाइट रेड कलर में जो एरिया आपको शो हो रहा है ये साहिल रीजन है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। साहिल रीजन के नर्दर्न पार्ट पर एग्जिस्ट करता है एरिड सहारा डेजर्ट और सर्दर्न पार्ट पर ह्यूमिड सवाना रीजन। अगर हम इसके एक्सटेंशन की बात करें तो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसके वेस्टर्न पार्ट से मींस अटलांटिक ओशियन से ये अपनी बॉर्डर शेयर करता हुआ यहाँ पर रेड सी तक जो है इसका एक्सटेंशन देखने को मिलता है साहिल रीजन का। यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो कंट्रीज़ हैं उनके नेम भी आपको ध्यान में होने चाहिए कि ये है नर्दर्न सेनेगल, मोरिशनिया का सर्दर्न पार्ट, जो माली कंट्री है उसके सेंट्रल पार्ट पर, बुर्किना फासो के नर्दर्न पार्ट पर, नाइजर जो है उसके सर्दर्न, नाइजीरिया की नर्दर्न पार्ट, चाड का सेंट्रल पार्ट्स, जो नॉर्थ सूडान है उसका सर्दर्न और साउथ सूडान का नर्दर्न पार्ट, इरिट्रिया जो है उसको कम्प्लीटली कवर करता है और इथियोपिया का जो नर्दर्न पार्ट है उसको कवर करता है साहिल रीजन। अब ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ था? देखो, जो फ्रांस कंट्री है उन्होंने 2013 में यहाँ पर एक अपना ऑपरेशन लॉन्च किया था और ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सर्वल। मेन टारगेट, मेन ऑब्जेक्टिव इस ऑपरेशन का ये था कि जो माली कंट्री है इसके नर्दर्न पार्ट पर कुछ एक्सट्रीमिस्ट, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट जो अलकायदा ग्रुप से एक तरीके से लिंक थे, तो उनको काउंटर करने के लिए फ्रांस कंट्री ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पर यहाँ की जो लोकल पुलिस है उसके साथ में मिलकर के जो एक्सट्रीमिस्ट है उनको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, उनको काउंटर करने की कोशिश करेंगे। मतलब मेन टारगेट था काउंटर टेररिज्म जो इशू है इन सभी को सोल्व करने का। फिर उसके बाद में 2014 में ये जो ऑपरेशन है इसको एक्सटेंड कर दिया गया और ऑपरेशन का नाम हो गया ऑपरेशन बरखाने। पहले था ऑपरेशन सर्वर। अब इसमें जब एक्सटेंड किया गया इस ऑपरेशन को तो इसको मेन टारगेट बना दिया गया कंप्लीट साहिल रीजन तक, कि साहिल रीजन जो है वहाँ पर इसको हम इस ऑपरेशन को एक्सटेंड करते हैं और जिन जिन कंट्रीज में भी इस तरीके की एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है उन सभी को हम काउंटर करेंगे। मतलब वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उनको हम सिक्योर करेंगे और टेररिज्म एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्व है वहाँ पर जो भी ग्रुप यहाँ पर आकर के जो पॉपुलेशन उन सभी को इशू क्रिएट करते हैं उन सभी को हम रोकेंगे। अब इसको लेकर के फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले डिसीजन लिया कि हमारा ये जो ऑपरेशन है जो लगभग 10 साल से यहाँ पर ऑपरेट हम कर रहे हैं उसको हम रोक देते हैं। अब देखो, साहिल रीजन है ना वो कुछ टाइम पहले भी न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? कि यहाँ पर एक डिसीजन लिया गया 2007 में साहिल रीजन को लेकर के कि यहाँ पर जो भी कंट्रीज हैं जो साहिल रीजन में जिनका एरिया जो है वो लोकेटेड है वो कंट्री मिलकर के एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और प्रोजेक्ट का नाम था ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। मतलब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पेड़ लगाए जाएंगे ताकि यहाँ पर ग्रीनरी इंक्रीज हो और जो यहाँ पर जो एक एक्सट्रीमिस्ट जो कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, उनको रेगुलेट किया जा सके। तो इसी से इंस्पायर्ड होकर के 2007 के लगभग ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। उसमें टारगेट रखा गया था कि 2030 तक ये प्रोजेक्ट जब एस्टेब्लिश होगा तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसको देखने को मिलेंगे। इंडिया जो है वो भी इस प्रोजेक्ट से इन्फ्लुएंस हुआ और इंडिया ने फिर ये डिसीजन लिया कि हम भी हमारा गुजरात जो एरिया है, गुजरात जो स्टेट है उसके पोरबंदर एरिया से पानीपत हरियाणा में जो है वहाँ तक हम क्या करेंगे, ग्रीनरी जो है उसको
बनाएंगे, मतलब पेड़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे। बेसिक इशू क्या है, आप सभी को पता है कि यहाँ से गुजरात से और हरियाणा दिल्ली तक जो है वो अरावली पर्वतमाला, अरावली माउंटेन रेंज जो है वो लोकेटेड है। और अरावली माउंटेन रेंज जो है वो डिग्रेड स्टेज में है, मतलब टाइम के साथ में काफ़ी ज़्यादा डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। और अगर आपको राजस्थान का मैप ध्यान में है तो राजस्थान के मैप में बिल्कुल सेंट्रल पार्ट से इस तरीके से अरावली माउंटेन रेंज जो है पास होती है, और उसके वेस्टर्न पार्ट पर है थार डेजर्ट। तो धीरे धीरे जब अरावली माउंटेन रेंज जो है वो डिग्रेड हो रही है तो थार का एक्सटेंशन ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएंगे जिससे जो है वो थार डेजर्ट का एक्सटेंशन को हम रोक सके। ओके। और देखो जरूरत भी है क्योंकि 2016 में इसरो जो है उन्होंने अपनी ये रिपोर्ट रखी थी कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा ये जो स्टेट है यहाँ पर मतलब जो फॉरेस्ट एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हुआ है, जिसकी वजह से जो लैंड एरिया है उसमें भी डिग्रेडेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने डिस्कस किए साहेल रीजन को लेकर के, जिसकी लोकेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है और इसके प्रोजेक्ट से इंडिया इन्फ्लुएंस हुआ है, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ग्रीनरी को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है वो चलाए जाते हैं। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर देखो उत्तराखंड जो स्टेट है वहाँ का जो हल्द्वानी एरिया है वहाँ पर कुछ इशू देखने को मिला कि रेलवे लैंड है, मतलब रेलवे की कुछ प्रॉपर्टीज है जिस पर बहुत सारी पॉपुलेशन काफ़ी लंबे समय से रह रही थी। तो यहाँ पर ऑर्डर दिए गए वहाँ के हाई कोर्ट के द्वारा कि जो भी लोग हैं उनको पैरामिलिट्री फोर्स का यूज़ करते हुए उनको वहाँ से हटाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसी को लेकर के डिस्कशन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भले ही वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, रेलवे की प्रॉपर्टी है और लोग जो हैं वो इलीगल तरीके से रह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 50 to 70 ईयर्स से यहाँ पर रह रहे हैं, तो उनके हालांकि लैंड के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो उनके पास में राइट नहीं है क्योंकि लैंड जो है वो उनका नहीं है। ओके, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन जो 50 to 70 ईयर्स से यहाँ पर रह रहे हैं तो उनके लिए कम से जो उनका रिहेबिलिटेशन जो है वो तो कम से कम होना चाहिए। कुछ ऐसी जगह डिसाइड की जानी चाहिए जहाँ पर उनको रखा जा सके। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो सेंसस कंडक्ट आप सभी को पता है कि 10 ईयर में काउंट की जाती है। और क्यों की जाती है, ताकि जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, कौन से सेक्टर में किस तरीके से पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, सेक्स रेशियो क्या है, और भी अदर प्रॉब्लम्स अगर हम डिस्कस करें, और पॉपुलेशन जो है वो किस तरीके से ग्रोथ कर रही है, साथ ही साथ में कौन सा एरिया ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहा है, कौन सा कम कर रहा है, कहाँ पर सेक्स रेशियो अच्छा है, कहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में सेंसस कंडक्ट होने से पता चलता है। अब जब सेंसस कंडक्ट होती है तो फिर उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी गवर्नमेंट है वो अपनी पॉलिसीज बनाती है ताकि जो भी प्रॉब्लम्स है उनको हम सॉल्व कर सके, और जहाँ पर हम बेहतर काम कर रहे हैं उनको और बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके, और उन्हीं पॉइंट्स को हम अदर रीजन में भी इम्प्लीमेंट कर सके, ताकि एक पॉजिटिव पॉइंट जो है, एक पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो देखने को मिले। तो यहाँ पर बताया गया है कि देखो कोविड के टाइम में 2020-21 से हमारी इस डेकेड की जो सेंसस है, मतलब 2011 में लास्ट सेंसस कंडक्ट हुई थी, उसके बाद में होने वाली थी लेकिन कोविड की वजह से नहीं हुआ। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो डेकेड सेंसस जो कंडक्ट होने वाली थी उसको कुछ टाइम के लिए फिर से एक्सटेंड यहाँ पर कर दिया गया है, और इस साल के जून से सितंबर तक जो है वो देखने को मिल सकती है, और नेक्स्ट ईयर 2024 में जो है वो जनरल इलेक्शन होंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि टाइम ड्यूरेशन अब मैक्सिमम 2 स्टेज में अगर कंडक्ट की जाती है तो मैक्सिमम जो है वो 11 मंथ तो जो पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट करवाने में लगते ही हैं। तो ये जो प्रोसीजर है वो किस तरीके से मैच किया जाएगा इसको लेकर के अब क्लेरिफिकेशन नहीं है, बट ये बोला गया है कि कुछ टाइम के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, तो देखो ओमिक्रॉन कोविड के जो वेरिएंट है उसके बारे में बताया गया है कि ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है वो हमारे इंडिया में यहाँ पर देखने को मिला है, और ये उत्तर प्रदेश जो स्टेट है वहाँ पर जो क्या देखिए राम टेम्पल का फॉर्मेशन जो किया जा रहा है उसके लिए बोला गया हमारे यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा 1 जनवरी 2024 से इसको ओपन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे
ये जो आर्टिकल है ये टेक्स्ट पेज पर भी है, जो कल हमने इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस भी किए थे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। दोनों को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो आर्टिकल है राइटर ने फोकस किया है कि किस तरीके से जो हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री है वो वहाँ पर किस तरीके से काम कर रही है। तो राइटर ने पूरी हिस्ट्री यहाँ पर बताई है, साथ ही साथ में दो इम्पोर्टेंट एक्ट, एक तो यहाँ पर एक एक्ट है केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट, इसको भी अमेंड किया गया 2021 में, और साथ ही साथ में एक स्टेचुरी मैकेनिज्म जो है वो इसमें रखी गई है ताकि जो भी ग्रीवियंस अगर आते हैं, कंप्लेंट्स अगर आते हैं तो उनको रिड्रेस किया जा सके। और दूसरा जो एक्ट था 1995 का टेलीविजन नेटवर्क रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसको भी यहाँ पर अमेंड किया गया है। साथ ही साथ में गवर्नमेंट जो है उन्होंने यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव की है नई पॉलिसी ताकि अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग जो है उन टेलीविजन चैनल्स को इंडिया में रेगुलेट किया जा सके। तो यहाँ पर पूरा जो राइटर है उन्होंने बताया है कि किस तरीके से टेलीविजन इंडस्ट्री इंक्रीज हुई इंडिया में। स्टार्टिंग में जो है वो अगर हम बात करें तो जब केबल इंडस्ट्री आई तो बूम पर थी, फॉरेन कंट्रीज़ के बहुत सारे जो शोज है वो इंडिया में शो किए गए, जिसकी वजह से हमारा कल्चर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ। फिर धीरे धीरे हमारे इंडिया में लोकल लेवल पर जो भी इंडस्ट्री है, जो भी चैनल हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट किया, और किस तरीके से प्राइवेट न्यूज़ चैनल 2000 में आज तक जो है वो पहली बार आया। साथ ही साथ में और भी अदर चैनल जो हैं प्राइवेट, जिसमें आप एक सीरियल जो हैं या इस तरीके की ड्रामा शो जो हैं वो शो किए जाते हैं, जिसमें जी टीवी अदर इम्पोर्टेंट चैनल जो है वो आए। तो यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने बताया है कि ये सारे जो अमेंडमेंट्स है वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं ताकि हम इंडिया को एक अपलिंकिंग हब के रूप में डेवलप कर सके। अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग क्या होता है कि सैटेलाइट से अगर हम डाउनग्रेड में आते हुए जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी हमारे जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, सैटेलाइट से कनेक्ट होते हुए जो भी हमारे टेलीविज़न है, जो भी हमारे ग्राउंड स्टेशंस हैं, इस प्रोसीजर को बोलते हैं डाउनलिंकिंग। और अगर जो हमारा सर्विस स्टेशन है उससे कनेक्ट होता हुआ जो सैटेलाइट से प्रोसीजर है, कम्युनिकेशन है, उसको बोला जाता है अपलिंकिंग। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि अदर सेक्टर को इनिशिएट करने के लिए और एक तरीके से टीवी इंडस्ट्री जो है उसको एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पर जो है वो काम किया जा रहा है। और इंडिया जो है वो अपने आप को डेवलप इस तरीके से कर रहा है कि अदर कंट्री जो है वो भी अपने ड्रामा शोज के लिए वो एक तरीके से इंडिया के जो भी टीवी चैनल्स हैं उन पर अपलोड करने के लिए या फिर जो भी अपना सेक्टर अपलोड करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इन्हीं सेक्टर पर इंडिया जो है वो अपना काम कर रहा है। दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि अभी क्या रखा गया कि जो भी हमारे टीवी चैनल्स हैं उनको लेकर के एक स्ट्रेटजी रखी गई, जो आज़ादी का अमृत काल है नेक्स्ट 25 ईयर्स की, हर टीवी चैनल पर एवरी डे जो है वो 30 मिनट का एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जो नेशनल इम्पोर्टेंस हो, हमारे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हो, हमारा जो भी ट्रेडिशन है उसको शो करे और हमारी कंट्री की इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी को एक तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करे। तो इन सभी के ऊपर भी हमें फोकस करना है। भले ही हम जो है वो अपने आप को एज ए हब डेवलप करें, लेकिन जो हमारा मेन इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर ही, और यहाँ पर चाइना में जो कोविड के केसेस देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि क्या इंडिया में इस तरीके की सिचुएशन से इंडिया को भी जो है वो एक तरीके से फियर होना चाहिए इंडिया में। तो देखो यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया में वैसे वैक्सीनेशन के थ्रू जो है वो हमने कवर करवाने की कोशिश की है, बूस्टर डोज जो है वो भी हमने दी है। साथ ही साथ में जो सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, जो सब वेरिएंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही हैं, तो उनके ऊपर हमारी जो वैक्सीन है वो एक तरीके से इफ़ेक्टिव है। ओके, साथ ही साथ में यहाँ पर जो ये भी बोला गया है कि देखो जो वैक्सीन है उसमें जिस तरीके से सब वेरिएंट इंक्रीज हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारी बूस्टर डोज जो है वो होनी चाहिए ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम और अच्छे से रेगुलेट कर सके। और इंडिया जो है वो इसके लिए प्रिपेयर है। इंडिया ने जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ है इन सभी के ऊपर फोकस किया है कोविड के स्टार्टिंग पॉइंट से ही, जिसकी वजह से जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा और हमारे रीजनल एरिया में जो भी कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर भी हमने अच्छे से फोकस किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, तो पहले यहाँ टेक्स्ट पेज पर, तो यहाँ पर हम पहले डिस्कस करेंगे कि देखो जापान ने एक नई पॉलिसी लेकर के आए हैं। जापान ने डिसाइड किया है कि हम क्या करेंगे कि टोक्यो
जो वहाँ की कैपिटल है, वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। ओके, एक तो बेसिक रीजन ये है, और ये जो टोक्यो रीजन है वो एक तरीके से अर्थक्वेक प्रॉन रीजन है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, अगर इस तरीके के इशू क्रिएट होते हैं तो पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खत्म हो जाएगी। ओके, और साथ ही साथ में एक रिपोर्ट वैसे भी माना गया है कि जापान की अगर हम बात करें तो 2060 तक 90 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो वहाँ की डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ओल्ड एज पॉपुलेशन जो है वो वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है। तो 90 मिलियन पॉपुलेशन खत्म हो जाएंगी, मतलब पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो यहाँ पर बेसिक फोकस क्या है कि देखो, मेट्रोपॉलिटन एरियाज जो हैं उसकी तरफ लोग हमेशा से अट्रैक्ट होते हैं। क्यों अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि वहाँ पर आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी मिलेंगी, आपके बच्चे हैं तो एजुकेशन पर्सपेक्टिव से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आप जॉब करते हैं तो और अच्छे सेक्टर वहाँ पर मिलेंगे जॉब करने के लिए, इसलिए लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इन सिटीज़ के लिए। ओके, तो जिसकी वजह से रूरल एरियाज़ में जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो यहाँ पर जापान जो कंट्री है वो ऑफर कर रहा है लोगों को कि आप रूरल एरियाज़ में जा कर के रहो, और इतने मनी जो है वो आपको दिए जाएंगे, इस मनी का इन्वेस्ट करके आप अपना बिजनेस जो है, जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर लगभग अगर हम बात करें 1 मिलियन येन, मतलब इंडियन रुपीज़ में इसको कन्वर्ट करें तो 6 लाख रुपए जो है वो उनको दिए जाएंगे पर चाइल्ड टू फैमिलीज इफ़ दे मूव आउट ऑफ द टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एरिया। कि अगर वो यहाँ से निकल करके रूरल एरियाज़ में या अदर एरियाज़ में जाते हैं तो उनको ये पैसा दिया जाएगा। तो मेन टारगेट ये है कि रूरल एरियाज़ में जो लोगों की पॉपुलेशन है वो बनी रह सके, ताकि जो भी कंट्री की जो लोकल और स्मॉल स्केल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनमें श्रिंकेज देखने को ना मिले, जो प्रेजेंट टाइम में देखने को वहाँ पर मिल रहा है। अब डिस्कस कर लेते हैं हम ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। तो हमारी जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव कर दिया है 19,744 करोड़ रुपीस का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ताकि इंडिया को हम ग्लोबल हब बना सके ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के रूप में, और हम एक्सपोर्ट कर सके ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, कल भी हमने डिस्कस किया था। देखो, हाइड्रोजन जो है वो हमारी इंडस्ट्रियल एरिया में अगर हम देखें तो एक की फ्यूल है बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स को जनरेट करने में। जैसे कि अमोनिया का हमें प्रोडक्शन करना है तो उसमें हाइड्रोजन का यूज़ होता है, और अमोनिया एक की फर्टिलाइजर है जिसका जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में जिसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। स्टील, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी सेक्टर में हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जिस हाइड्रोजन का यूज़ किया जा रहा है वो है ब्लैक या फिर ब्राउन हाइड्रोजन, जिसको प्रोड्यूस किया जाता है कोल के थ्रू। मतलब ग्रीन हाइड्रोजन में हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करेंगे वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, और वाटर का जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसीजर है इसमें वाटर को स्प्लिट किया जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और इसमें जो एमिशन है वो न के बराबर होता है। इसलिए जो प्रेजेंट टाइम में पोल्यूशन एक बेसिक इशू है उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन के थ्रू जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रे हाइड्रोजन जो है उसको नेचुरल गैस से प्रोड्यूस किया जाता है, ब्लू हाइड्रोजन जो है उसको फॉसिल फ्यूल से जनरेट किया जाता है। लेकिन जो ब्लू हाइड्रोजन है इसमें जो भी एमिशन होता है उसमें कार्बन कैप्चर प्रोसेस को अपनाया जाता है। तो इसकी वजह से ये जो ब्लू हाइड्रोजन है वो थोड़ी सी बेनिफिशियल है, क्योंकि एमिशन जो है वो एयर में रिलीज नहीं किया जाता है। अब ग्रीन हाइड्रोजन का हमने डिस्कस ही कर लिया कि किस तरीके से इसको बनाया जाएगा। तो एक सस्टेनेबल वे हो रहेगा, और इसकी वजह से पॉल्यूशन जो है वो भी क्रिएट नहीं होएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? देखो, प्रेजेंट टाइम में जो हाइड्रोजन जनरेट की जा रही है जैसे कि ब्लैक हाइड्रोजन, इसको बनाने में 0.9 टू 1.5 जो है वो डॉलर का खर्चा आता है। और ग्रीन हाइड्रोजन जो है इसको बनाने में तो और ज़्यादा खर्चा आएगा, 3.5 टू 5.5 पर केजी, 1 किलोग्राम बनाने में इतने डॉलर का खर्चा आएगा। ओके, और यहाँ पर बताया गया है किसके बारे में, ब्लू हाइड्रोजन के बारे में 1.3 टू 3.6, ग्रे हाइड्रोजन जो है 1.7 टू 2.3। तो ग्रीन हाइड्रोजन का कॉस्ट सबसे ज़्यादा गिरने वाला है। लेकिन जो एडिटोरियल पेज पर जो आर्टिकल है उसमें एक पॉइंट लिख रखा है कि प्रेजेंट टाइम में जो क्योंकि हमने बोला ना इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करेंगे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसका यूज़ करेंगे वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। तो जो सोलर एनर्जी है उसके ऊपर टैरिफ डिक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से इंडिया को लगता है, हमारी गवर्नमेंट को लगता है कि हम इसमें से काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन कर पाएंगे और हमें खर्चा भी काफ़ी कम आएगा। ओके, तो देखो इंडिया जो है
अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ग्रीन हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग, तो ये हमें डेवलप करना होगा। और पूरे वर्ल्ड में अभी ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो कोई कंट्री फोकस नहीं कर रहा है, तो इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहता है और इसमें डेवलप करके पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से हम हब के रूप में डेवलप होना चाहते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन की जो भी अवेलेबिलिटी है अदर कंट्रीज़ में वो इंडिया करे, मतलब एक्सपोर्ट जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके। लेकिन इसमें बेसिक इश्यूज भी हैं, जैसे कि इसको स्टोरेज जो है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि अगर ग्रीन हाइड्रोजन लीकेज होती है तो एयर में काफ़ी एक्सप्लोजिवली ये काम करती है। तो इसके स्टोरेज के लिए इसका जो कैरियज प्रोसीजर है वो काफ़ी सेफली करना हमें होगा। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है न्यूज़ पेज पर। तो देखो यहाँ पर जो झारखंड स्टेट है, यहाँ देखिए झारखंड जो स्टेट है वहाँ पर क्या किया गया था कि जो पारसनाथ हिल है वहाँ पर कुछ इको टूरिज्म को डेवलप करने की कोशिश की गई थी। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, क्योंकि जैन कम्युनिटी ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट यहाँ पर किया। तो ये जो पारसनाथ हिल है इसको लेकर के बेसिक इशू क्या है कि जो जैन कम्युनिटी का ये मानना है कि जो भी हमारे 24 तीर्थंकर हुए हैं उनमें से 20 को यहाँ पर साल्वेशन मिला है। ओके, मोक्ष उन्होंने यहीं पर अटेन किया है। तो इसके बेसिस पर ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टूरिज्म पॉलिसी को यहाँ पर इंक्रीज करोगे तो अदर एक्टिविटीज जैसे लिकर का यूज़, बीफ का यूज़ यहाँ पर किया जाएगा, और ये जैन कम्युनिटी के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। तो हमारी जो भी होली पिलग्रिमेज साइट है उनको नुकसान पहुंचाएगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये काम जो है यहाँ पर किया गया है। तो देखो यहाँ पर जो भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है उसके बाहर इको सेंसिटिव जोन सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था, और उसी को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए इको टूरिज्म के लिए काम किया जा रहा था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए। देखो जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में हम इसलिए फोकस कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो ग्लोबल हब के रूप में अपने आप को प्रमोट करना चाहता है, ताकि अदर कंट्रीज़ की डिपेंडेंसी ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के इंडिया पर हो सके। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, तो यहाँ पर देखो उत्तराखंड जो एरिया है वहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किए गए, जिसकी वजह से रीजनल एरिया में कुछ इशू देखने को मिले। जो पॉपुलेशन है उनके हाउस एरिया में काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स जो हैं वो क्रिएट हुए, इसलिए जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको स्टॉप यहाँ पर किया गया है। देखो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो हिमालयन रीजन में रेगुलर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो वहाँ पर जो भी इस तरीके की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो सेफली तरीके से होने चाहिए, क्योंकि हिमालयन रीजन जो है वो अभी न्यू एक तरीके से माउंटेन रेंज है, और न्यू माउंटेन रेंज उसको अच्छे से सेटल होने से पहले ही वहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की जाएंगी। तो वहाँ पर लैंडस्लाइड जैसे इशू इसलिए तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज वहाँ पर होने लग गए हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल है, तो यूजीसी ने डिसाइड किया है कि 500 तक जिनकी रैंक है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की, वो इंडिया में अपना क्या खोल सकती हैं, अपना जो है वो एरिया जो है, मतलब अपना सेटअप, अपना कैंपस जो है ओपन कर सकती हैं, और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इंडिया के जो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स हैं और फॉरेन कंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर अलाउ कर सकती हैं। फॉरेन कंट्रीज पर फॉरेन जो पेज है उस पर इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। देखो तालिबान ने 2021 में यहाँ पर पावर कैप्चर की, और पहली बार उन्होंने 2021 में पावर में आने के बाद में चाइना की एक फर्म के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि अमू दरिया बेसिन वाला जो रीजन है वहाँ पर ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। देखो प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान के ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है, तालिबान के ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि तालिबान को एक अदर कंट्रीज़ के साथ में अपने रिलेशन एस्टेब्लिश करने हैं, तो उनको कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करना होगा, जिसमें चिल्ड्रन के, विमेन के जो भी इम्पोर्टेंट राइट्स हैं इनको उन्हें सिक्योर करना होगा। तो इनको लेकर के कोई एक कंसेंसस जो है वो नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से तालिबान को लेकर के यहाँ पर किसी भी कंट्री ने यहाँ पर रिकॉग्निशन नहीं दी है तालिबान को एज ए गवर्नमेंट, और इसकी वजह से अदर कंट्रीज़ के साथ में रिलेशन ना होने के कारण, ट्रेड ना होने के कारण बहुत सारी इशू जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के लिए ये जो प्रोजेक्ट है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश अब की जा रही है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।